तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन 51 से लेकर के 76 तक डिस्कस करेंगे, फिर रेस्ट 77 से हम लोग 101 तक डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट में। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। ईडीटीए अभी मैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में आपको बता रहा था प्रीवियस वीडियो में। वहाँ मैंने बताया था कि ईडीटीए के हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट यानी कि आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आपका एथिलीन डाइअमीन है। ये पार्ट क्या है? एथिलीन डाइअमीन। यानी कि अगर आप यहाँ देखें CH2, ठीक है, एक NH2 इधर है और एक NH2 इधर है, तो एक N के ऊपर लोन पेयर इधर है, एक N के ऊपर लोन पेयर इधर है। यानी कि आप देखेंगे इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कि NH2 का, ये सपोज ये H है, ये H है, ठीक है, तो ये H रिप्लेस होगा किससे? एसिटेट पार्ट से। तो एक H हटा, एक एसिटेट आया 1, और इस एसिटेट में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ऐसे दूसरा H हटेगा तो एक एसिटेट आएगा दूसरा, ये डाई एसिटेट हो गया। ऐसे इस नाइट्रोजन पे भी दो डाई एसिटेट हैं यानी दो एसिटिक एसिड है। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? इथिलीन डाइअमीन, यानी ये हो गया इथिलीन, ये हो गया डाइअमीन। टेट्रा एसिटेट मतलब एक एसिटेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट का स्ट्रक्चर। और कितने डेंटेट हैं? हेक्साडेंटेट, क्योंकि एक नाइट्रोजन पे यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा इस ऑक्सीजन पे, चौथा इस ऑक्सीजन पे, पांचवा यहाँ पे, छठवां यहाँ पे। तो टोटल 6 लोन पेयर होते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। पहला है डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या होता है कि आपका जो एनालाइट है वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ क्या होता है? डायरेक्टली टाइट्रेट होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होता है? बैक टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उसे एक्सेस में लेते हैं। एक्सेस में लेने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको हीट करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको एल्युमिनियम का एस्टिमेशन करना है, तो एल्युमिनियम डायरेक्टली तो बाइंड होता नहीं है, तो क्या करते हैं उसको एक्सेस ईडीटीए में लेकर उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया उसको आप आइसोलेट कर लेंगे। जो रेस्ट बचा हुआ ईडीटी है उसको आप टाइट करेंगे जिससे इजीली बाइंड हो सकता है। जस्ट लाइक आपको सपोज करिए कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ईडीटी इजीली बाइंड कर जाता है। तो मैग्नीशियम ईडीटी से बाइंड करेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कितना अमाउंट लेफ्ट हुआ, बचा हुआ। तो टोटल में से लेफ्ट को माइनस कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एल्युमिनियम के साथ कितना ईडीटी बाइंड हुआ था। तो दिस इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन जनरली हम लोग कैल्शियम के लिए यूज़ करते हैं। यानी अगर कैल्शियम ईडीटी से डायरेक्ट बाइंड नहीं होता है तो मैग्नीशियम एडिटेट के साथ कैल्शियम को क्या कराते हैं? रिएक्ट कराते हैं। तो कैल्शियम क्या करता है? मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है। तो जितना रिप्लेस मैग्नीशियम होगा उसको फिर दूसरे ईडीटीए से हम टाइट्रेट कर लेंगे, मालूम चल जाएगा कि कितना मैग्नीशियम बाहर निकला। तो उससे ये मालूम चल जाएगा कि कितने कैल्शियम ने कितने मैग्नीशियम को रिप्लेस किया है। अल्कली मीट्रिक में क्या होता है कि जनरली ईडीटीए जो होता है, सपोज ये O माइनस और ये H प्लस रिलीज करेगा, तो एक H प्लस यहाँ रिलीज हुआ, एक H प्लस यहाँ रिलीज हुआ। अब यहाँ पे मेटल था डाईवेलेंट M+2, तो क्या होगा कि ये दो H प्लस को रिलीज करेगा और यहाँ 2H प्लस निकला और ये मेटल के साथ बाइंड कर गया। तो यहाँ जो 2H प्लस निकल रहा है ये एसिडिक हो जाएगा। तो इसको एक आपके ईडीटीए ने, यानी एक मोल ऑफ ईडीटीए ने 2H प्लस अगर रिलीज किया है तो कितने मोल ऑफ ईडीटीए कंज्यूम हुआ ये आपको मालूम चल जाएगा अगर आप इस रिलीज एसिड को अल्कली से टाइट्रेट करा लें। तो यहाँ पे जो रिलीज एसिड है ये अल्कली से, यानी अपने अपोजिट अल्कली से टाइट्रेट होगा, तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कितने मेटल के साथ बाइंड हुआ है। लास्ट वन इज इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस में अब हम लोग सैंपल लेते हैं, यानी कि जिसका आपको वो करना है। तो यहाँ पे जो कोई ड्रग है जो नॉर्मली नहीं बाइंड हो रही है तो ईडीटी के साथ एक्सेस में लेकर उसको क्या करते हैं, हम टाइट्रेट करा लेते हैं। ये तो रहा आपका टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन इज आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में लुईस एसिड क्या एक्ट होगा और लुईस बेस की तरह क्या एक्ट होगा। तो बेस मैंने आपको बताया था कि लुईस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो जिसके पास भी लोन पेयर होगा, लोन पेयर किसके पास होता है? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के पास। तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज होगा एज अ लुईस बेस, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। यहाँ पे आंसर गलत दिया, ये मेटल आयन नहीं होगा, ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, यानी कि ईडीटीए। ईडीटीए विल बी एक्ट एज अ लुईस बेस। और उल्टा, अब ये लुईस एसिड क्या होगा? ये होंगे मेटल आयन M+, ठीक है, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली उनकी इनर शेल खाली होती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये आंसर भी गलत है, आंसर क्या होगा यहाँ पे? मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम। तो आप बोल सकते हैं लुईस बेस क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, और लुईस एसिड क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम।
नेक्स्ट गिव टू एग्जांपल ऑफ पीएम इंडिकेटर, यानी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज होते हैं वो मेटालिक इंडिकेटर होते हैं। तो यहाँ पे आपका मॉडर्न ब्लैक 2 है, मॉडर्न ब्लैक 17 है, कैलकॉन है और म्यूरक्साइड है और टायरॉन है, ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल हैं, आप उसको देख लेंगे। डिफाइन ग्रेविमेट्री, व्हाट इज ग्रेविमेट्री, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। तो ग्रेविमेट्री में क्या होता है, जो हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे होते हैं वहाँ जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको अगर हम वे कर लें तो हमें मालूम चल जाएगा कितना सैंपल बना है। तो ग्रेवी मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब होता है वेट और मीट्री मतलब होता है मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ सैंपल थ्रू वेट, दिस इज कॉल्ड ग्रेविमेट्री। अब आप यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 H2SO4 से रिएक्ट हो रहा है, तो ये बना रहा है BaSO4। तो जब टोटल H2SO4 बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर जाएगा, बेरियम सल्फेट जो बना है उसको आप फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करके वेट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितना बेरियम सल्फेट बना, दिस इज कॉल्ड ग्रेविमेट्री। नेक्स्ट वन इज डिफाइन डाइजेशन एंड ओस्टवाल्ड राइपनिंग। डाइजेशन क्या होता है, जो आपका प्रेसिपिटेट बना है अगर वो छोटे साइज का है तो आप उसको काफ़ी देर के लिए एज इट इज़ रख दीजिए, तो क्या होगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जो छोटा पार्टिकल है वो बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होना यानी द कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल इनटू अ लार्जर साइज पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन, या इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड राइपनिंग, क्योंकि राइपनिंग हो गई, जो छोटा पार्टिकल वो बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिक दो तरीके हैं, या तो आपको अगर तुरंत कन्वर्ट करना है या तुरंत आपको बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो सोल्यूशन को हीट कर लीजिए, हीट करने के बाद कूल कर दीजिए, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, केप्ट फॉर 12 to 24 आवर, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो उसको एज इट इज़ 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो क्या होगा कि जो आपका स्मॉलर साइज पार्टिकल है वो बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन एंड ओस्टवाल्ड राइपनिंग। नेक्स्ट वन इज डिफाइन को प्रेसिपिटेशन विद एग्जाम्पल। तो को प्रेसिपिटेशन या पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ये दोनों अभी आगे आएगा तो दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। को प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे सैंपल का जो प्रेसिपिटेशन है उसके साथ ही साथ इम्प्योरिटी का भी प्रेसिपिटेशन होने लगता है और दोनों आपस में मिक्स करके क्या हो जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटी अलॉन्ग विद द प्रेसिपिटेशन ऑफ सैंपल। पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन में एट द टाइम ऑफ रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, यानी को प्रेसिपिटेशन में एट द टाइम ऑफ रिएक्शन सेम टाइम इम्प्योरिटी और सैंपल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, जबकि पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, पहले सैंपल प्रेसिपिटेट हो जाता है, अगर आप उसको फिल्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो आके इंटरफेयर करेगा और सैंपल के ऊपर पोस्ट प्रेसिपिटेशन यानी इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, पोस्ट आके वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन तो अवॉइड करना इजी है, अगर जब प्रेसिपिटेशन हो गया है आप उसको फिल्टर कर लीजिए तो आपका इम्प्योरिटी प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगी, जबकि को प्रेसिपिटेशन में ऐसा नहीं है। तो टाइप्स ऑफ को प्रेसिपिटेशन, कैसे कैसे प्रेसिपिटेशन होता है। पहला है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जब सैंपल प्रेसिपिटेट हो रहा होता है तो बीच बीच में क्या होते हैं, इम्प्योरिटी भी प्रेसिपिटेट होते हैं और वो एडजॉर्ब हो जाते हैं किसके ऊपर, सैंपल के प्रेसिपिटेट के ऊपर। मिक्स क्रिस्टल फॉर्मेशन। मिक्स क्रिस्टल फॉर्मेशन में क्या होता है कि सैंपल का जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है और जो इम्प्योरिटी का क्रिस्टल फॉर्मेशन है दोनों सिमिलरली एक जैसा ही होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी अगर आपकी डाइवेलेंट है या सैंपल डाइवेलेंट है या नेचर सेम है तो उनके जो साइज ऑफ क्रिस्टल आएंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो आपस में मिक्स हो जाएंगे। ऑक्लूजन या सॉलिड सोल्यूशन मीन्स क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इम्प्योरिटी क्या होती है सैंपल के बीच में फंस जाती है या ऑक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है। मैकेनिकल एंट्रैपमेंट में क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियाई ऑफ सैंपल है, न्यूक्लियाई ऑफ इम्प्योरिटी, ये दोनों एड्जॉर्ब हो जाएंगी यानी एंट्रैप होंगी ड्यू टू मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन में क्या है, द प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटी एट द टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सैंपल, जबकि पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटी आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ऑफ सैंपल या प्रेसिपिटेशन ऑफ सैंपल। यहाँ पर क्या है, इम्प्योरिटी साथ साथ प्रेसिपिटेट हो रहा है सैंपल के प्रेसिपिटेशन के साथ, जबकि पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या है कि इम्प्योरिटी बाद में प्रेसिपिटेट हो रहा है, यानी सैंपल जब पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद ये क्या हुआ है, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट गिव द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको डेफिनेशन लिखना है, रिएक्शन लिखनी है, वो जो मैंने आपको बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 विल गिव बेरियम सल्फेट प्लस ये आपका HCl जो भी बन रहा है, तो वो आप लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। प्लस आप सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के को भी थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट होता है एट
इन फाइनाइट डाइल्यूशन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयंस। यानी सपोज अगर ए बी है तो ए प्लस और बी माइनस में जो टूट रहा है तो उनके कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। गिव द प्रिंसिपल ऑफ डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन। डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। ये किसके लिए होगा, ये प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, ये रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड से, और नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके बना लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो पहला प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। इन डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन NaNO2 एंड HCl टू फॉर्म नाइट्रस एसिड। यानी HNO2 को हम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, NaNO2 फॉर्म में। क्यों, क्योंकि HNO2 क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइज हो जा प्रोन होता है ऑक्सीडाइजेशन के लिए। यानी नाइट्रस एसिड HNO2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HNO3 में। ठीक है, तो ये हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको हम सोडियम नाइट्राइट फॉर्म में लेते हैं। तो ये जब HCl से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, दिस विल फॉर्म HNO2, यानी Na और ये Cl NaCl बना लेगा, बचा क्या HNO2। अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 होते हैं जो कि आपके रिएक्ट करते हैं प्राइमरी अमीन के साथ। ये देखिए, अब ये जो HNO2 फ्रेशली प्रिपेयर्ड हुआ था पीछे NaNO2 से, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये HNO2 और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। एक N इस अमीन का हो गया और एक N आपका HNO2 का हो गया, तो ये NN और ये प्लस चार्ज है यानी ओनियम आयन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे HCl का क्लोराइड, तो दिस विल फॉर्म डाइजोनियम क्लोराइड। वाई डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन, व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन विद एग्जांपल। तो डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन क्या है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन विद नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, वेयर यहाँ पे इंडिकेटर क्या यूज़ होगा, इंडिकेटर यहाँ पे हम स्टार्च यूज़ करते हैं, स्टार्च को हम यूज़ करेंगे एज अ इंडिकेटर, उसका रोल अभी आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन नाइट्रस एसिड के साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। सो दिस इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, मैकेनिज्म ऑफ स्टार्च KI पेस्ट यूज्ड एज अ एक्सटर्नल इंडिकेटर। यानी स्टार्च और KI का सोल्यूशन आप यूज़ करेंगे एज अ एक्सटर्नल इंडिकेटर। तो ऊपर सपोज करिए ये ब्यूरेट है, यहाँ पे आपका क्या है, NaNO2। ठीक है, और नीचे आपका जो कॉनिकल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका सैंपल है, यानी कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यानी ARNS2। ठीक है, ARNS2। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ये से रिएक्ट करेगा, तो ये आपका जो HNO2 है ये क्या बना लेगा, डाइजोनियम बना लेगा। तो जब तक आपका सैंपल है ये एरोमेटिक अमीन, तब तक डाइजोनियम बनता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सैंपल कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, तो अब जो HNO2 है वो क्या रहेगा, वो अनरिएक्टेड रहेगा। HNO2 जो अनरिएक्टेड रहेगा तो अभी किससे रिएक्ट करेगा, KI से। KI HCl के प्रेजेंस में HI में कन्वर्ट हो चुका है, और जब HNO2 अनरिएक्टेड HI से रिएक्ट करेगा तो ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, यानी आयोडाइड गेट कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। और ये आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा कलर देगा, ब्लू कलर। इसके पहले एंड पॉइंट से पहले क्या हो रहा था, HNO2 डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा था, तब तो वहाँ पे आपको HNO2 फ्रीली अवेलेबल हुआ नहीं। लेकिन जब डाइजोनियम सॉल्ट बन चुका है तो ये अब फ्रीली अवेलेबल है, तो ये किससे रिएक्ट करेगा, आयोडाइड से, और आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज करा देगा, आयोडीन में। तो जैसे ही आयोडीन बनेगा वो ब्लू कलर शो करेगा, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी डाइजोनियम पूरा फॉर्म हो चुका है। वाई डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। इसको लो टेम्परेचर पे क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं रहेगा तो ये जो डाइजोनियम बना है ये एक्वस कंडीशन में क्या होगा, फिर क्या बना लेगा, फिनॉल। तो डाइजोनियम यहाँ पे स्टेबल नहीं रहता है, तो इसको स्टेबल रखने के लिए हमको टेम्परेचर क्या रखना होगा, लो रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद द एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ग्रुप टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। ये आपको जस्ट रिएक्शन दिखा देना है, यानी कि जो एरोमेटिक अमीन है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके कैसे डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन विद एग्जांपल। ये आप कर ही देंगे क्योंकि अभी पीछे अभी दिखाया है। अच्छा, ये रिपीटेड पार्ट आ गया, सॉरी। हाँ, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे मैंने 4 थ्योरी आपको समझा रखा है। एक ऑक्सीजन थ्योरी है, एक हाइड्रोजन थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, और एक लास्ट आपका ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी है। तो कोई भी एक थ्योरी से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सिंपली अगर आप ऑक्सीजन थ्योरी देख रहे हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वाइल द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
ठीक है। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी में क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है आपका एग्जाम्पल। KMnO4 देखिए, यहाँ H2SO4 देखिए, KMnO4 आपका MnSO4 में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड छोड़ दिया है इसने। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं KMnO4 ये +7 है और यहाँ निकालेंगे तो +2, तो +7 से +2 क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। ये क्या कर रहा है कि ये ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 प्लस वाटर में, लेकिन खुद क्या हुआ, रिड्यूस हो गया किसमें, MnSO4 में, यानी +2 में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये सामने वाले को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सिलेबस में ही हैं, जैसे कि परमैग्नामिट्री में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेरीमिट्री में सेरिक अमोनियम सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइक्रोमेट्री में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडीमेट्री में आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसको ऑक्सीडाइज कराएगा। सपोज करिए अगर फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कराया तो फेरस सल्फेट यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर ऑक्जेलिक एसिड को CO2 प्लस वाटर में कर रहा है तो ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर आपका सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम टेट्राथायोनाइट थायोनेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर में बेसिकली क्या होता है, इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में से ही एक कंपोनेंट क्या होता है, वो अपना कलर चेंज कर देगा एंड पॉइंट पे, तो उसी को बोलते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में से ही कोई एक अगर एज ए इंडिकेटर यूज होने लगे तो उसे बोलेंगे सेल्फ इंडिकेटर। एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं KMnO4। ठीक है, KMnO4 का जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे या फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है कि जब KMnO4 अनरिएक्टेड होता है तो वो पिंक कलर शो करता है, और जब रिएक्टेड फॉर्म में होगा तो दूसरा कलर शो करेगा। तो जब भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और KMnO4 अनरिएक्टेड रहेगा तो वो क्या कलर शो करेगा, पिंक कलर। नेक्स्ट है, व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हम बेसिकली EMF कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो EMF ऑफ सोल्यूशन होता है EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस 0.059/n लॉग भी बेसिकली log10 वैल्यू होती है। ठीक है, log10 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब है एग्जाम्पल इंडिकेटर का, रिडॉक्स इंडिकेटर। तो सेल्फ इंडिकेटर में क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडिकेटर में आपका आ जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और इंटरनल इंडिकेटर डाइफेनाइलअमीन यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम फेरिक साइनाइड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं। स्टार्च यूज़ कर सकते हैं आयोडोमेट्री के केस में। तो ये था आपका बस इतना क्वेश्चन आपको डिस्कस किया। 76 तक ऑलमोस्ट हो चुका है मुझे लग रहा है। हाँ, 76 तक कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट पार्ट बचा है 77 to 101, उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 76 हमने डिस्कस कर लिया है, और अगर टॉपिक में देखें तो हम लोग आ चुके हैं लगभग यूनिट 4 में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। तो अब इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, जो 77 to 101 क्वेश्चन से, और बेसिकली वहाँ यूनिट 5 आएगा जिसमें आपका पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी और कंडक्टोमेट्री वाला पार्ट है। तो अब लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, 77 to 101। थैंक यू।